मेरी मंझली बहू विधवा हुई तो मैंने उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, जिससे चिढ़कर मेरे बाकी बेटे बहुओं ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरी अपनी विधवा बहू के साथ गलत रिश्ते हैं। मैं बदनाम हो चुका था। एक दिन मैं परेशान बैठा था कि तभी विधवा बहू कमरे में आई और दरवाजा बंद कर जो वीडियो मुझे दिखाया, मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम रामशरण है। मेरी उम्र अब 60 के करीब थी। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था। एक बड़ा सा घर, गाड़ी और संतान के रूप में बेटे। मैं अपने जीवन में बहुत खुश था। साथ ही मुझे अपने बेटों पर बहुत ज्यादा गर्व था। जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया था, लेकिन जो तूफान कुछ दिन पहले मेरे अपने ही घर में उठा, वो अब तक सीने में जलता है। हमारा परिवार कभी मिसाल हुआ करता था। मेरे 3 बेटे थे। मैंने अपने तीनों की शादियां अच्छे घर में की थी। मेरा भरा पूरा परिवार था। घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां दिन रात गुंजा करती थी। सब कुछ था हमारे पास, धन, दौलत और जीवन का सारा ऐश व आराम। मुझे अपने सभी बेटों से प्यार था, लेकिन अगर किसी एक को मैं अपनी जान कहता था, तो वो था मेरा मंझला बेटा विजय। मेरा बेटा विजय मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। मेरा बेटा विजय सबसे सीधा, सबसे सच्चा था। उसकी पत्नी सीमा, जो मेरे साथ रहती थी मेरे घर में, वो मेरे घर की जान थी। सीमा ने इस घर को घर बनाया था। सुबह की पूजा से लेकर शाम की रोटी तक सब कुछ मेरी बहू सीमा ही संभालती थी। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, आर्यन और रिया, जो मेरे लिए जीवन का उत्सव थे। मैं हर शाम उनके साथ खेलता, कहानियां सुनाता और फिर सीमा के हाथ की चाय पीकर दिन पूरा करता था। जबकि मेरे 2 बेटे वो मुझसे दूर रहते थे। हम लोग रहते तो के एक ही घर में थे, मगर मेरे दोनों बेटे और उनकी पत्नियों में से एक ही घर में अपने बेटों के अलग-अलग पोर्शन बनवा दिए थे। मेरे बेटे एक ही घर में रहकर काफी दिनों तक अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। बड़ी बेटी और छोटी बहू अपने पतियों को मेरे खिलाफ भड़काती थी। मैं, विजय और मेरी बहू सीमा अब कुछ देखते थे, मगर हम तीनों ही खामोश रह के एक दूसरे से नजरें चुराते थे। मैं अपने बेटों और बहुओं के बारे में अब ज्यादा भी सोचता नहीं हूँ और अपने बेटे विजय के परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करता हूँ। मगर न जाने कैसी मेरी सारी खुशियों को नजर लग गई थी। एक दिन अचानक से सब कुछ खत्म हो गया था। मेरा अब से अच्छा बेटा विजय चला गया था। एक सड़क हादसे में विजय की अचानक मौत हो चुकी थी। ये खबर मेरे दिल पर ऐसी थी जैसे मानो किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो और कोई भारी वजन रख दिया हो। उस समय न मुझे सांस आ रही थी, न मेरी आवाज निकल पा रही थी। हे भगवान! ये कैसा अत्याचार किया था मुझ पर। जब मैंने अपनी मंझली बहू को सीमा का चेहरा देखा, तो मेरी रूह कांप गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस आंखों से बहती थी और उसके साथ में मैं भी बह रहा था, अंदर ही अंदर। मेरा और मेरी बहू का दुख एक जैसा था। मैंने अपना जवान बेटा खोया था, तो मेरी बहू ने अपना पति खो दिया था। लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया था कि सीमा बहू अब मेरी बेटी है और उसके बच्चे अब मेरे बच्चे हैं। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने खुद को संभाल लिया था। अब मैं ज्यादातर वक्त सीमा और उसके बच्चों के साथ बिताता था। सुबह में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता, दोपहर को बच्चों का होमवर्क दिखता था और शाम को सीमा को राशन या कुछ जरूरी सामान ला देता था। सीमा बहू की आंखों में जो खालीपन था, मैं उसे भरना चाहता था, एक पिता की तरह, एक सच्चे इंसान की तरह और एक मसीहा की तरह। लेकिन मेरी ये बातें कुछ लोगों को चुभने लगी थी। सबसे पहले सुरभि, मेरी बड़ी बहू ने मुझे ताना मारा था। बाबूजी,
आप तो बस सीमा के ही हो गए हैं। सुरभि की बात सुनकर मैं थोड़ा ठिठका था। अभी रचना, मेरी छोटी बहू ने और भी कड़वी बात कही थी। पिताजी हर वक्त सीमा के कमरे में रहते हैं, क्या जरूरत है इतना घुलने मिलने की? माना कि सीमा भी हमारी तरह ही बहू है, लेकिन अब वो विजय भैया की विधवा भी तो है। सीमा भाभी को अपनी हद में रहना चाहिए। अपनी बहुओं को ये सब बातें सुनकर मैं चुप रहा। मैंने अपना मन साफ रखा था। मैंने कभी सीमा की ओर गलत निगाहों से देखा तक नहीं, लेकिन समाज को कौन समझाए। एक दिन मोहल्ले का जानने वाला मेरे घर आया और धीरे से मेरे पास आकर बोला, रामशरण भाई, बुरा मत मानिएगा, लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं। अपने मोहल्लेदार की बात सुनकर मैं तो हैरान हो गया। तभी मैंने कहा, कैसी बातें बना रहे लोग? तभी वो मुझसे कहने लगा, लोग कह रहे हैं कि आपकी बहू सीमा के साथ आपका रिश्ता कुछ और ही है। मुझे उसके शब्द जहर जैसे लग रहे थे, कलेजे में चुभते हुए। तभी मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ अपनी बहू को बेटी समझा है, और अब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसके ऊपर बहू सीमा की खामोशी मुझे और तोड़ रही थी। उसकी आंखें अब भी उसी सम्मान के साथ मुझे देखती थी जैसे पहले देखती थी, मगर अब वो थोड़ा मुझसे संभल कर बात करती थी, जैसे उसे समाज के लोगों का डर हो। एक रात मैं अकेला कमरे में बैठा था, खामोशी चीख रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला था। सीमा बहू अंदर आई थी। मैं उसे देखकर परेशान हो गया था। सीमा खामोश खड़ी थी, उसके हाथ में मोबाइल था। तभी अचानक उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये देखकर मैं हैरान और परेशान हो गया। तभी सीमा मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि कोई काम है, और उसने कहने लगी, बाबूजी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उसकी आंखों में डर था और साथ ही कोई राज था। तभी मैंने चौंक कर पूछा, क्या? क्या हुआ बहू? तुम कुछ परेशान लग रही हो। उसने अपनी कांपती हाथों से मोबाइल चलाया और वीडियो शुरू किया, और जो मैंने उसमें देखा, मेरी रूह कांप उठी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर जब वीडियो चला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरे अपने बेटे और बहुएं, जिन्हें मैंने अपनी बेटियों से बढ़कर माना था, वो सब एक साजिश में लगे थे। वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा था कि मेरे छोटे बेटे विकास और बड़ी बहू सुरभि एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे। कैमरे लगवा दिए हैं? विकास ने पूछा अपनी बीवी से। हाँ, सुरभि बोली, दोनों कमरे में कैमरा लगा दिया है, एक सीमा के और एक बाबूजी के। अब आएगा मजा। तभी मेरा बेटा विकास कहने लगा था, अब देखना हम इन दोनों को कैसे बदनाम करते हैं। इसके बाद हमारी सारी चाल कामयाब हो जाएगी। ये सब सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे, मेरा ही खून, मुझे और सीमा को बदनाम करने के लिए घर में गुप्त कैमरे लगवा रहे थे। मैंने सीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। हम दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे और बहू ये सब किस लिए कर रहे हैं। तभी सीमा कहने लगी, बाबूजी, ये सब मुझे काफी समय से महसूस हो रहा था, लेकिन सबूत नहीं थे। अब जब मिल गया तो चुप रहना पाप है। अपनी बहू की बात सुन के मैंने सिर झुका लिया, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ रहा था, और इस बार दर्द कम और गुस्सा ज्यादा था। तभी मैंने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हमारे खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं। तभी सीमा ने मुझसे कहा, बाबूजी, इस बात का पता लगा कर रहेंगे कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। कुछ हफ्ते में ही मैंने महसूस किया था कि घर की हवाओं में कुछ बदलाव आ गया है। जब भी मैं सीमा से बात करता, बाकी लोग बिल्कुल चुप हो जाते थे। जब भी मैं बच्चों को गोद में लेता तो रचना तिरछी निगाहों से मुझे घूरती। एक बार रिया ने मुझसे चॉकलेट मांगी थी और मैंने दिया, तो सुरभि ने पीछे से फुसफुसा कर कहा, हर वक्त सीमा और बच्चों के पीछे रहते हैं, लगता है कोई और ही रिश्ता बन बैठा है। ये सब सुनकर मैं सुन्न पड़ गया था, पर उस वक्त
मैंने सब खामोशी से सह लिया था। मोहल्ले में भी बातें शायद सुरभि बहू ने ही फैलाई थी। मोहल्ले वाले मुझसे आ आ कर कह रहे थे, रामशरण जी, आपकी और सीमा बहू की नजदीकी लोगों को गलत समझ में आ रही है। जो कुछ आपके परिवार में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हमें आपके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना होगा। ये सारी बातें सुनकर उस समय मैं भी खामोश था, कुछ नहीं कहा। और कहता भी क्या कि मैंने अपने बेटे की विधवा को बेटी समझकर सहारा दिया है, कि मैं उसके बच्चों को सिर्फ पोते और पोती की तरह देखता हूँ। अपने जीने का सहारा मान लिया है मैंने उनको। मगर आजकल का जमाना पहले जैसा नहीं रहा। लोगों को तो केवल शक का चश्मा पहनना आता है। मगर मोहल्ले के लोग भी गलत नहीं थे। उन्हें जो दिखाया गया था, जो दिखाया जा रहा था और जो सुनाया जा रहा था, वही समझ रहे थे वो लोग। उस वीडियो को देखकर मैंने खुद को भीतर से मजबूत बनाया। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सीमा बहू भी तैयार थी। वो भी इस साजिश का सबको जवाब देने के लिए तैयार थी। तभी सीमा ने मुझसे कहा, बाबूजी, ये सिर्फ इज्जत की बात नहीं, ये इंसानियत की बात है। अगर हम चुप रहे तो ऐसे लोग हर घर की बहू बेटी को शक की नजर से देखेंगे। उस दिन मैंने पहली बार उसे अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा था और मैंने उसे कहा था, हम इन सब को इन साजिश का जवाब देंगे। दूसरे दिन मैंने अपने छोटे बेटे को आंगन में टहलते देखा था। तभी मैंने अपने बेटे को आवाज देकर बुलाया, विकास, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। विकास ने मेरी आंखों में नहीं देखा, बल्कि वो मुझसे नजरें चुरा रहा था। उसने मुझसे बस इतना कहा, बाबूजी, काम से निकल रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूँ। मैं समझ गया था कि विकास डर रहा है। ऐसे ही एक दिन सुरभि बहू ने सीमा से कहा, बहू हो तो बहू बनकर रहो, अपनी मर्यादा को मत भूलो। तभी सीमा ने शांति से सुरभि बहू को जवाब दे ही दिया, रिश्तों की मर्यादा आप भूल रही है भाभी। मैं तो आज भी वही सीमा हूँ। सीमा की बात सुनकर सुरभि बहू ने बुरा सा मुंह बना लिया था और वहां से चली गई। जब सीमा बहू गहरी सोच में डूब गई थी, अब ये बात मेरे लिए साफ हो चुकी थी कि मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद से दांव पर लगाया जा रहा है। जो साजिश रची जा रही थी वो कुछ मेरे संपत्ति हड़पने के लिए हो रही थी। जी हाँ, मेरे अपने बेटे, जिनकी परवरिश में मैंने अपना खून पसीना एक एक कतरा बहाया था, आज वे मुझे मिटाने पर तुले थे, ताकि मेरा सब कुछ उनके नाम हो जाए। मैंने कभी अपने किसी भी बेटे के साथ भेदभाव नहीं किया था। तीनों बेटों को बराबरी से जमीन दी थी। पर जो हिस्सा मेरे नाम था वो अब तक मैंने बांटा नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो जमीन सिर्फ मेरी रहे, ताकि मेरे घर में शांति बनी रहे। पर शायद मेरी ये सोच अब मेरे लिए जहर बन चुकी थी। ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी कर गई थी। तभी मैंने एक फैसला लिया, अपनी सारी संपत्ति अपने पोते और पोतियों के नाम दे दी और सीमा बहू को एक अलग से घर खरीद दिया, ताकि वो अपना जीवन अपने बच्चों के साथ आराम से गुजार सके। मेरे इस फैसले पर मेरे बेटे और बहू ने मुझसे बहुत बहुत नाराजगी दिखाई, मगर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है, क्योंकि मुझे अब अपने सगे रिश्तों पर से एतबार ही हो चुका है। ये समाज उन बहू और बेटियों को ठीक से जीने नहीं देता जो इज्जत के साथ जीना चाहती है। मैं एक पिता बनकर अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता था, उसे संभालना चाहता था। पर घर का भेदी लंका ढाए।